कुछ माता पिता 500, 1000, 2000 रुपए लेकर अपनी बेटी का विवाह आगे करवा दिया करते थे और इस तरह के विवाह में किसी भी तरह की सेरेमनीज, रिचुअल्स, कस्टम्स परफॉर्म नहीं किए जाते थे। ये बात हो रही है रीत विवाह की। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कुप्रथा की जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित थी, जिसका नाम है रीत प्रथा। तो हम जानेंगे कि रीत प्रथा क्या थी, रीत मनी क्या होती है, रीत प्रथा के हमारे समाज पर कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे इसे समाप्त करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीत बेसिकली जो है फॉर्म ऑफ मैरिज है, ठीक है जी। रीत बेसिकली फॉर्म ऑफ मैरिज आएगी विदाउट एनी रिचुअल और सेरेमनीज एंड वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय पेइंग अ प्राइस, जिसके लिए आपको जो है एक प्राइस पे करना पड़ेगा। तो रीत प्रथा जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में प्रचलित थी। नेपाल में भी यह देखने के लिए जो है वो हमें मिलती थी, जिसे नेपाल में झारी कहा जाता था। तो नेपाल में रीत सिस्टम ही जो है वो झारी प्रथा थी। यशवंत सिंह परमार जी के अनुसार रीत एक प्रकार का विवाह हो सकता है, या कहीं कहीं पर रीत जो है एक प्रकार का डिवोर्स सिस्टम था, या फिर कहीं कहीं पर रीत एक प्रकार का जो है वो रीमैरिज या विडो रिमैरिज सिस्टम था। तो यशवंत सिंह परमार जी ने इसे लेकर काफ़ी स्टडी किया था हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो यशवंत सिंह परमार जी जब स्टडी करते हैं तो वो पाते हैं कि जो कांगड़ा वाला एरिया है हमारा, जो बुशहर कुल्लू वाला एरिया है, यहाँ पर रीत एक प्रकार की मैरिज है। जबकि जो सिरमौर वाला एरिया है, जो ट्रांसगिरी वाला एरिया आएगा सिरमौर का, वहाँ पर रीत प्रथा जो है वो एक प्रकार का डिवोर्स सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो जो वायस परमार जी हैं उनके अकॉर्डिंग रीत प्रथा कहीं पर विवाह थी और कहीं पर रीत प्रथा जो है एक तरह का डिवोर्स सिस्टम था। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ रीत मनी इज फिक्स्ड, या रीत मनी या रीत सिस्टम जो है वो था क्या बेसिकली। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उनके 3 बेटियां हैं या उनके 4 बेटियां हैं, ठीक है जी। तो उन्हें अपनी बेटी की शादी करवानी है। तो क्या होता था कि मान लीजिए एक बेटी है, तो बोलेंगे कि भाई 2000 रुपये जो है आप मुझे दो और मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगा। तो बेसिकली जो ये रीत मनी है ये कौन फिक्स कर रहा है? फादर फिक्स कर रहे हैं, या जो भी घर का बड़ा है वो फिक्स कर रहा है कि भाई 2000 रुपये, 5000 रुपये जो है आप मुझे दे दीजिए और बदले में जो है मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो बेटी की शादी आगे हो गई, तो आपने पैसा लिया, आपने रीत मनी ली और आपने शादी आगे करवा दी। तो शादी कोई बड़ी रीति रिवाजों के साथ यहाँ पर नहीं हो रही है, बस वो लड़की को लेके चले गए, उसे ही शादी जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है आगे, कुछ टाइम तक तो वहाँ पे वो रह रही है उसके साथ। अब मान लीजिए जो उसका हस्बैंड है वो नहीं चाहता है कि भाई मैं साथ में रखूँ इसको, तो वो क्या करेगा? वो अगले इंसान को बोलेगा, किसी को भी, कि भाई मुझको आप 5000 रुपये दो और जो है आप इससे शादी कर लो, आप इसको लेके जाओ। तो एक तरह से यहाँ पे जो लड़की है, जो बेटी है, जो वुमेन है, वो एक भोग की वस्तु है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे आप सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस तरह से यहाँ पे जो महिलाओं को खरीदा बेचा जा रहा है एक तरह से। तो जो पैसा लिया जा रहा है उसे रीत मनी कहा जाता था, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि वुमेन का प्राइस जो है वो यहाँ पर लिया जाता था। तो एक तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए शादी हो चुकी है, ठीक है जी, हस्बैंड है, वाइफ है। अब जो वाइफ है वो चाहती है कि मुझे नहीं रहना अभी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो वाइफ आ गई घर बार छोड़ के अपने फादर के घर पे। तो अब जो वाइफ है वो बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो हस्बैंड बोल रहा है कि मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो बोलता है कि खर्चा हुआ है मेरा शादी के ऊपर, इतना हमने जो खर्चा वर्चा किया है। तो क्या होगा उस केस में फिर कि जो लड़की के पापा हैं, लड़की के जो फादर हैं, वो पूरा का पूरा शादी का जो खर्चा हुआ है प्लस 1 रुपये एक्स्ट्रा, वो पैसे जो है वो दूल्हे को पकड़ाएंगे कि लो जी आपका ये पैसा। तो वो जो पैसे हैं उसे रीत मनी कहा जाता है कि रीत मनी आप लीजिए। और डिवोर्स यहाँ पर जो है वो कंसीडर कर लिया गया है। तो देखिए, पैसे देकर डिवोर्स हो गया, एक तरह हमने देखा कि पैसे देकर जो है वो शादी हो गई, और यहाँ पर आपने रीत मनी चुकाई और जो है वो डिवोर्स हो गया है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई दुल्हन है ना, कोई लड़की है, वो चाहती है कि उसे शादी किसी और से करनी है, अभी वो एक शादी में है, अभी वो एक मैरिज में है।
तो वो चाहती कि मुझे इसके साथ नहीं रहना भाई, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि जो वो होने वाला हस्बैंड है, वो जो नया लड़का है, वो जो नया दूल्हा है, वो क्या करेगा, वो पहले वाले को जो है शादी का पूरा खर्चा वर्चा देगा कि ये लीजिए इतना आपका पैसा प्लस 1 रुपये एक्स्ट्रा। तो जो वो नया दूल्हा है उसने उसको पैसे दिए पुराने वाले को, अब यहाँ पर डिवोर्स मान लिया जाएगा, तो यहाँ पे डिवोर्स हो गया और जो लड़की है अब वो एलिजिबल है, वो शादी आगे कर सकती है, तो उसने शादी आगे कर ली फिर। तो इस तरह से जो है वो रीत चला करती थी। तो रीत मनी देकर जो है वो चाहे तो शादी हो जाती थी, चाहे तो यहाँ पर जो है वो डिवोर्स जो है वो कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी। गर्ल्स वेमेन्स वर अलाउड टू गो फॉर अ सम ऑफ 100, 500, 2000 रुपए के बदले में जो है वो लड़कियों को आगे दे देते थे। ठीक है जी, इसे जो है वो रीत अमाउंट कहा जाता था। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चीज़ें चला करती थी ये। रीत कस्टम एंड प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो सेम चीज़ है कि महिला जो है यहाँ पर एक सिर्फ भोग की वस्तु थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो पैसे कमाने का भी एक तरह से जरिया आप समझ लीजिए कि अगर 2 बेटी है, 3 है, 4 है, तो कुछ, सभी की बात नहीं, कुछ जो है वो ये समझा करते थे कि भाई जो है इसको हम बेचेंगे, फाइनेंशियली जब बहुत कमी होगी तो भी आगे पैसे लेंगे, रीत मनी लेंगे और आगे आप दे देंगे। ठीक है, तो घर वालों को तो पैसा मिल रहा है उस तरह से। तो हिमाचल प्रदेश के जिन जिन एरियाज़ में आपको ये देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि सिरमौर है, आपका शिमला है, कुल्लू, सुकेत, लाहौल, कांगड़ा, इन सभी हिल एरियाज़ में आपको ये देखने के लिए जो रीत सिस्टम मिलता था। मोस्टली हिमाचल प्रदेश में जो लोअर कास्ट है वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित थी, जो अपर कास्ट में आपको ज़्यादातर ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक महिला को सिर्फ भोग की वस्तु माना जा रहा है, और जब तक कोई लेडी जो है वो चार्मिंग है, ठीक है जी, वो जो है वो यंग है, तब तक जो है उससे पैसा वसूला जा रहा है एक तरह से। अभी मान लीजिए 18 साल की है, उसको रीत मनी लेकर आगे दे दिया। ठीक है जी, 2 साल मान लीजिए किसी ने अपने पास रखा, फिर रीत मनी ली, फिर उसको आगे दे दिया। तो जब तक चार्मिंग है, जब तक उसका पैसा मिल रहा है, तो आगे से आगे जो है वो उससे सिर्फ एक भोग के रूप में जो है वो लड़की को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज़ थी यहाँ पर हमारे पास रीत प्रथा में। तो एक तरह से जो है वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन वर्ड भी यूज़ किया गया है इसके लिए कि सिर्फ भोग की वस्तु है और आगे से आगे। ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट्स भी, नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत से पड़े हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, ठीक है जी, उससे बहुत ज़्यादा फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिशर्स भी आए और बहुत ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने भी देखा हिमाचल में रीत के अलावा बिगार भी थी, बैठ भी थी, और भी बहुत सी कुप्रथाएं हमारे पास यहाँ पे थी। तो ब्रिटिशर्स ने जब आके देखा तो कुछ ने इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, जो ये सुपरिटेंडेंट थे इनका नाम था मिस्टर एडवर्ड। मिस्टर एडवर्ड जो हैं, मिस्टर एडवर्ड ये कहते हैं कि भाई हमको जो है वो लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है जी, हमको एक्ट बनाने चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है वो रीत प्रथा को समाप्त कर दें। तो ये बात जो है वो किसने कही थी, मिस्टर एडवर्ड ने कही है। तो 1851 के आसपास जो है वो एडवर्ड कहते हैं कि लेजिस्लेचर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रीत प्रथा को समाप्त करेंगे। तो लेजिस्लेचर इन्होंने बनाया भी, बट उसके बाद वो फॉलो हुआ नहीं। ठीक है, ज़्यादातर। चलिए, उसके बाद एक और पर्सन है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब प्रोविंस, मिस्टर लॉरेंस। तो इन्होंने भी यही कहा था कि नए नए कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कानून बने हैं उन्हें ही फॉलो किया जाए तो भी रीत प्रथा जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। वॉज ऑफ ओपिनियन दैट लॉज इन एग्जिस्टेंस if administered with care and discretion were sufficient to abolish the custom of wreath। तो ये बात जो है मिस्टर लॉरेंस ने यहाँ पर कही है। तो इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बहुत से आंदोलन भी किए गए, बहुत से राजाज हैं उन्होंने भी बहुत से एफर्ट्स किए थे। इसके अलावा बहुत सी जो यूनियन है वो भी बनाई गई थी रीत प्रथा को समाप्त करने के लिए, क्योंकि एक महिला के मतलब स्वाभिमान की ये बात है, उसकी रिस्पेक्ट की ये बात है, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी जो है वो शुरू हो जाती है इसके लिए। तो 1907 में, ठीक है जी, 1907 में हमारे पास यहाँ पर एक सभा थी, उसका नाम था हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हिमालय विद्या प्रबंधनी सभा जो है वो कर्नल डगलस को एक लेटर लिखते हैं। और कर्नल डगलस कौन है, ये हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट। तो कर्नल डगलस को इन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि भाई शिमला हिल स्टेट में जो ये रीत प्रथा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है जी।
और इसके अगेंस्ट बहुत सारे जो हैं हम लोगों को एफर्ट्स करने चाहिए। तो उसके बाद 1910 के बाद देखिए कैटल वेल यहाँ पर आते हैं डगलस के बाद, और ये भी जो है वो यही करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें जो है वो इस कस्टम को समाप्त करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अंग्रेज़ों ने भी आके जो है वो इसके अगेंस्ट आवाज़ यहाँ पर उठाई थी। फिर देखिए बघाट के एक राणा हैं, उनका नाम है दिलीप सिंह। तो बघाट के जो राणा दिलीप सिंह जी हैं उन्होंने भी कहा कि भाई रीत प्रथा समाप्त की जाए, और एक्ट वगैरह भी इन्होंने बनाए थे। ठीक है जी, देखिए एबॉलिशन ऑफ रीत कस्टम, एबॉलिशन ऑफ रीत कस्टम एक्ट ये बनाते हैं। इसके अलावा रीत मनी के ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज किया गया था कि कैसे ना कैसे तो चलो ये बंद हो। तो जो सिरमौर वाला एरिया है यहाँ पर रीत मनी के ऊपर जो है वो 5% टैक्स लगा दिया गया था कि अगर आप रीत मनी लेंगे तो 5% आप टैक्स दीजिए फिर उसके ऊपर, कि चलो टैक्स देने के डर से कम जो है वो रीत अमाउंट ना लें, है ना। ऐसी चीज़ यहाँ पर थी, बट इसका भी जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है जी, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है ठाकुर सूरत सिंह जी। ठाकुर सूरत सिंह जी हिमालय विद्या प्रबंधन सभा के ये महासचिव थे। तो इन्होंने जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से आंदोलन चलाए थे रीत प्रथा को समाप्त करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो 1924 के आसपास 1924 के आसपास इन्होंने जो है वो काफ़ी एफर्ट्स किए थे। तो 24 के आसपास की बात है। उसके अलावा देलट में बहुत से जो है वो एफर्ट्स किए गए। बघाट, बुशहर, जुब्बल, कुठार, महलोग जो भी रियासतें हैं वहाँ पे राजाओं ने अपने लेवल पे जो है इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए थे, कानून बनाए थे। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रीत। रीत प्रथा के कौन कौन से जो हैं वो नकारात्मक प्रभाव रहे। सबसे पहले है देखिए डीस्टेबलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। तो जो डोमेस्टिक लाइफ है, ठीक है जी, वो स्टेबल नहीं रही, यहाँ से रहेगी भी कैसे। जो एक महिला है उसे तो बेच रहे हैं आगे से आगे, ठीक है जी, उसे जो है वो बेचा जा रहा है, और एक जो फैमिली का जो बुनियादी ढांचा है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ रही है। चलिए इसके अलावा देखिए स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये तो हमको देखने के लिए मिलेगा ही। जब एक ही पार्टनर जो है वो चेंज हो रहा है आगे से आगे जो है वो, वही मान लीजिए कोई लेडी है उसे कोई डिजीज़ है, तो फिर जो भी उसे आगे खरीद कर लेके जाएगा सेम उसे भी वो डिजीज़ हो जाएगा, फिर आगे लेके जाएगा फिर उसे भी वो डिजीज़ हो जाएगा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट स्प्रेड होने का खतरा इससे रहा। ठीक है जी, कमर्शलाइजेशन ऑफ वेमेन, महिलाओं की कमर्शलाइजेशन तो चलो थी ही। ठीक है जी, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग ऑफ वेमेन, खरीद कर जैसे मान लीजिए अपने हिल एरिया से पंजाब में लेके गए प्लेन एरियाज में, उसको उनको ले जाके जो है वो बेच रहे हैं आगे से आगे, वो चीज़ है। वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैब्रिक ऑफ फैमिली, जो हमारे परिवार का एक जो स्ट्रक्चर है वही वहाँ से जो है वो बिगड़ गया। ठीक है जी, तो इससे जो समाज में जो बेसिक और मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी जो हैं वो ख़त्म होते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। चलिए आगे है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रीत। क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। सबसे पहली बात तो जो है जो विवाह है वो बहुत ही सरल हो गए, बड़ा कुछ तामझाम करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बहुत ही सरल विधि से भी जो है विवाह हो जाया करते थे। तो आपको बहुत खर्चा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कि शादियाँ करनी जो है वो आसान हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो डिवोर्स लेना है वो भी आसान हो गया। मान लीजिए कोई बहुत ही टॉक्सिक माहौल में है, रिलेशनशिप में है, उसे अगर डिवोर्स लेना है तो कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, सिंपल चीज़ थी। जैसे कि स्पीति वाला एरिया है, स्पीति में क्या होता था कि कोई एक महिला है, ठीक है जी, महिला के हाथ में जो है फिंगर में जो है वो धागा बांधेंगे, सेम धागा जो है वो पुरुष के हाथ में जो है हस्बैंड है उनके हाथ में बांध दिया जाएगा। ठीक है जी, फिर उनसे पूछेंगे भाई आपने सच में डिवोर्स चाहिए आपको, तो बोलेंगे हाँ डिवोर्स चाहिए, तो चलो आपने धागा खींचा और डिवोर्स हो गया। तो इतना इजी और सिंपल वे में आप देख लीजिए कि यहाँ पर डिवोर्स जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, और डिवोर्स के बाद जो महिला है उसे आज़ादी है कि फिर वो आगे कहीं पे भी शादी कर सकती है, जो भी रिश्ते में वो जाना चाहे वो जा सकती है। इसी के साथ साथ देखिए विडो रिमैरिज को भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलती है। तो विडो रिमैरिज जो है, ठीक है जी, उसके लिए भी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में जो है वो हो जाती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारा बुशहर वाला एरिया है, ठीक है जी, बुशहर वाले एरिया में क्या है कि हस्बैंड गेव
वाइफ अ स्मॉल स्टिक कॉल्ड डिंगल, हस्बैंड ने वाइफ को एक स्टिक दी और कहा कि इसे तोड़ो, अगर आपने वो तोड़ दिया तो फिर डिवोर्स कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल है, डिवोर्स लेने के लिए सिर्फ एक स्टिक जो है आपको तोड़नी है। बुशहर वाले एरिया में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। चंबा में देखिए, जो पंगवाल वाला एरिया है चंबा का, हस्बैंड जो है महिला के सिर के ऊपर एक ड्राई स्टिक को तोड़ेगा, हस्बैंड जो है एक ड्राई स्टिक को तोड़ेगा महिला के सिर के ऊपर, और उससे ही जो है वो डिवोर्स कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है जी। एब्सेंस ऑफ डाउरी, क्योंकि बहुत बड़ी सेरेमनीज नहीं की जा रही हैं तो दहेज प्रथा यहाँ पर नहीं थी, जिससे आज के टाइम में बहुत बड़ा मतलब हौवा माना जाता है सोसाइटी में, है ना। दहेज को लेके कितने लड़ाइयाँ झगड़े हर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर दहेज प्रथा की एब्सेंस आपको देखने के लिए मिलेगी, अगर होगा भी तो बहुत ही माइन्यूट छोटा बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। Until 1934, wreath as a form of divorce or remarriage in Sirmaur was held valid under section 497 and 498 of Indian Penal Code के तहत इसे जो है वो, ठीक है जी, वैलिड माना जाता था। फिर देखिए अर्ली मैरिज भी जो है वो नहीं करवाई जाती थी, तो एक तरह से चाइल्ड मैरिज पे भी जो है वो कंट्रोल हो गया इस तरह से, है ना, क्योंकि मान लीजिए जब लड़की है वो बड़ी हो जाएगी तो उसका फिर अच्छा पैसा मिलेगा, उसको लेके जो है वो चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे नहीं करवाई जाती थी। तो इसके कुछ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे, बट ओवरऑल जो है ये आपके यहाँ रीत प्रथा जो है, कुप्रथा हमको हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगी, जिसे जो है वो पूरी तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश में ख़त्म कर दिया गया, और ये आपको अवैध हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी। जैसे आपका कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर ये कहा गया कि रीत विवाह जो है एक तरह का असुर विवाह है, जैसे कि सिरमौर राज्य गैजेटियर है, तो सिरमौर राज्य गैजेटियर में ये लिखा गया कि जैसे हमारे पास जो 8 विवाह हैं उनमें से एक विवाह असुर विवाह है। ठीक है, तो जो रीत विवाह है वो भी एक तरह का असुर विवाह का ही पार्ट है, तो ऐसा जो है वो वहाँ पे माना जाता है, और एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, थी मतलब है नहीं थी हम बोलेंगे, बिकॉज अभी रीत जो है वो नहीं है रीत विवाह, तो एक्सेप्टेंस थी, असुर विवाह का ही जो भाग है वो उसे माना जाता था। तो कुछ इस तरह से हमको जो है वो रीत सिस्टम हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हमने से कुछ देखे। रीत प्रथा को लेकर आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं, कुछ ऐसा आपने एग्जाम्पल देखा हो या जो भी जानकारी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।